हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक और बेहतरीन लेक्चर में। आज मैं फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के। और ये क्वेश्चंस जो है एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर में, कुल मिला के 40 शिफ्ट का एनालिसिस है ये। और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले जो जो सवाल हैं उस सवाल को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। और हर क्वेश्चन के थ्रू अतिरिक्त 10 से 15 क्वेश्चंस में आपके और एक्स्ट्रा दे जाता हूं, जिससे आपकी पूरी हिस्ट्री साथ साथ रिवाइज हो जाती है। मेरे और भी लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा कोर्स चल रहा है ये, उसके बारे में मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। सबसे पहले आप आते ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए और देखना हर क्वेश्चन के थ्रू मैं, क्योंकि एक बार अगर वो क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, मान लीजिए 2022 में आपसे एक क्वेश्चन बना, अब अगली बार चांसेस ये हैं कि उसी टॉपिक में से कुछ ना कुछ चीज वो आपसे और कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर देते हैं हर क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following revolutionaries stated during his trial that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol but wanted a revolution in society? देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है। मेंस के भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता रहूंगा यहाँ पे, जो 2023 में हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने परीक्षण के दौरान कहा कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहता था, बल्कि समाज में क्रांति चाहता था? तो आपको इस क्वेश्चन से पढ़ के आइडिया हो जाना चाहिए कि ऐसी आइडियोलॉजी किसकी थी। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था भगत सिंह के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने आपको उनके बारे में अच्छे से समझाया भी है। और ये बात हो रही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के टाइम की। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और इनकी आइडियोलॉजी ये नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, जैसे ब्रिटिशर्स इन पर इल्जाम लगाते थे कि आप टेररिस्ट हैं, आप लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। पर इनका सिर्फ एक मोटिव था, जो उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि ये जो बहरे हैं इनको अपनी आवाज सुनानी है। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको भगत सिंह का जो रेवोल्यूशन था उसके लिए मैंने आपके लिए सेपरेट क्लास भी बना रखी है। 3 से 4 क्लास आप पहले जाओगे, वो पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चीजें शुरू कहां से हुई। तो एचआरए की बात करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए की स्थापना किन्होंने करी थी? ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के साथ जुड़े थे, जब उनका दिल टूट गया, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अपना वो मूवमेंट वापस ले लिया चौरी चौरा की वजह से। तो एचआरए की स्थापना होती है राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं, सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैं लिखवा रहा हूं। सचिंद्र नाथ सान्याल कब करते हैं? 1924 में। कहां करते हैं? कानपुर में करते हैं। और आगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसके अंदर काकोरी जाने वाली जो ट्रेन थी उसके अंदर फिरंगियों का पैसा जा रहा था, उसको लूटा जाता है ताकि वो हथियार खरीद सके। ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो आगे की कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि साइमन कमीशन आया, प्रोटेस्ट हुए, लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है और उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को ये वाला जो ग्रुप था गोली मार देता है। आगे जाके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब रखा गया? तो ये 1928 में इसको बनाया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब 1929 की हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन से हम चीजें निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पे बॉम्ब की बात हुई है। बॉम्ब इन्होंने फेंके थे ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। पर इनका कहना क्या था कि ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, यानी कि वो इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं कि हमने बॉम्ब फेंका है तो हम इसी तरीके से लड़ना चाहते हैं ब्रिटिशर से। बहुत ही पढ़े लिखे थे भगत सिंह, तो वो इस चीज को जानते थे, इतनी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उनका मोटिव क्या था? देखिए 1928 1929 का वो टाइम चल रहा था जब कांग्रेस जो है उनकी बातें सब करते थे कि पूर्ण स्वराज की डिमांड रख रहे हैं या फिर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रख रहे हैं, गांधी जी की बात होती थी। पर इन सब की कुर्बानियां जो थी ना रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की, इनके बारे में कोई अखबार बात नहीं करता था। तो इन्होंने कहा अगर भैरों को अपनी आवाज सुनानी है और अपनी आइडियोलॉजी दुनिया तक पहुंचानी है तो इसका एक रास्ता इन्होंने निकाला 1929 में, 1929 में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है जो दिल्ली के अंदर थी उस टाइम पे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे 2 बिल पे चर्चा हो रही थी। पेपर में आपसे पूछ सकता है वो कौन से 2 बिल थे, तो वो बिल मैं आपको बता देता हूं। एक होगा पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल,
और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाता है। इन बिल्स के थ्रू क्या था कि सिटीजन्स की लिबर्टी को खत्म किया जा रहा था, ठीक है, वैसे भी वो लिबर्टी लोगों की वैसे ही छीन चुके थे। तो ये दो बिल पास होने थे और उस टाइम पे ही ये प्लान करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि भगत सिंह पार्ट लेते हैं। भगत सिंह और भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। तो यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे भगत सिंह। इस क्लास की पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में पहले आप बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। हर क्लास में देखिए हम किस तरीके से पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी कोर्स भी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का करवा चुका हूं, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ये हमारा अभिनंदन बैच है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ये दो रेवोल्यूशनरीज जाते हैं असेंबली के अंदर और वहां पे प्लान होता है कि हम बॉम्ब फेंकेंगे पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिससे पता लगता है कि इनकी आइडियोलॉजी ऐसी ही थी कि किसी को वे बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन यानी उसको प्रचार नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बॉम्ब ऐसे फेंके कि जिससे सिर्फ आवाज होनी थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, और खाली जगह पे फेंके, ठीक है। इससे क्या हुआ? असेंबली की वर्किंग रुक गई। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो वहां से आराम से निकल सकते थे, पर उनका इस चीज को करने का कोई फायदा नहीं होता था। इनका जो प्लान था वो इससे ऊपर था। वो चाहते थे कि हम अरेस्ट हो। जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर उनके पास आते हैं वो अरेस्ट होते हैं और पूरी असेंबली में नारे लगाते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपसे पेपर में पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया? इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रमोट तो किया भगत सिंह ने, पर यह एक्चुअल में स्लोगन दिया था एक उर्दू पोएट थे, हजरत मोहानी। हजरत मोहानी, ये पेपर में नाम बन जाता है। देखिए आप, एक ही क्वेश्चन से हम कितनी सारी डिफरेंट चीजें कवर कर लेंगे। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, इसके इर्द गिर्द ही जाएगा पेपर में इस बार भी, तो ओवरऑल 360 डिग्री आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी और फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि भगत सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे थे कॉलेज में, और पूरा दुनिया का उन्होंने जो नॉवेल्स हैं, टेक्स्ट हैं, सब कुछ छान मारे थे, तो वो इस चीज को जानते थे किस तरीके से इनसे बहस करनी है। तो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलनी थी उस दौरान भगत सिंह ने उसको अपना प्लेटफॉर्म बनाया। और जैसे ही वो जेल में गए, वो कहानी आपको पता है कि जेल के अंदर जो हालात थे वो सही नहीं थे, इसके बारे में डिटेल्ड में लेक्चर ले चुका हूं। तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करा, एक हंगर स्ट्राइक भी करी, और फाइनली आगे जाके ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते लड़ते इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो इनको फांसी होती है 23 मार्च, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1931 में, ठीक है। उसी वक्त लॉर्ड इरविन के साथ गांधी का पैक्ट साइन होना था और लोगों ने गांधी जी पे इल्जाम लगाए थे कि आप चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को आप माफ करवा सकते थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी ताकि आपको इस क्वेश्चन को, अब आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल गई है। इस क्लास का यही फायदा होगा आपको कि यहां पे आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं होगा। हम आपके लिए अभिनंदन बैच चला रहे हैं, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का, पर जो अभी इस साल होना है 2023 में। पर अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडी हो, सीडीएस हो, एफकैट हो या वनडे कोई भी आपका पेपर हो, तो उसमें लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कराऊंगा। कुछ लेक्चर्स मेरे आ चुके हैं, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साइंस के टीचर आपके अलग हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। पूछ रहा है, अभिनव भारत सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर पूछ रहा है। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था, यह डैश में स्थापित किया गया। दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे उनसे रिलेटेड थे 2022 में, यानी इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस हुआ है। तो अभिनव भारत सोसाइटी से एक ही नाम हमारे सामने निकल के आता है, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, ठीक है। इनके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं जो पेपर में फटाफट हम याद कर पाए और आप पेपर में एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो आप बता पाएंगे। वी.डी. सावरकर का जन्म होता है 1883 में, डेट थी 28 मई। कहां होता है ये पूछ ले तो महाराष्ट्र के नासिक में, तो आप महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र में होता है। मराठी थे
हिंदुत्व को काफी सपोर्ट करते थे, शुरू में बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रहे ये। और इनकी जो अगर आपसे किताब पूछ ले तो आपसे पूछेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 को इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला, और हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इनकी किताब का टाइटल है, इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए इन्होंने किताब लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये आइडियोलॉजी भी इन्होंने बढ़ाई और इन्होंने इसके ऊपर भी बुक लिखी। हिंदू महासभा के फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, लिख लेते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी। कब बनाई? 1904 में बनाई। किसके साथ बनाई? अपने ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर के साथ। और उसके बाद में ये जो इंडिया हाउस जैसी संस्थाएं थी फॉरेन में, फ्री इंडिया सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटीज थी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे, ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट लड़ने को रेडी थे। तो ब्रिटिशर्स तो अपना मुजरिम मानेंगे इन लोगों को, है ना, इसलिए इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चलाए गए आगे। ये भी इनके पीछे सेडिशन के क्राइम थे, राजद्रोह के इन पे आरोप थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम पे रिवोल्ट करवाना चाहते थे इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा ये बॉम्ब विस्फोट करना चाहते थे। तो ये सारे आरोप इन पे लगाए और 1911 के अंदर 1911 में इनको सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता है। 50 साल, आप सोच के देखिए, 50 इयर्स की लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट इनको दी जाती है, काला पानी की सजा, जो आपकी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल है। ऐसा कहा जाता है जो इनका सेल था वो बिल्कुल उसके सामने था जहां पे रोज लोगों को फांसी पे टांगा जाता था। तो इस तरीके से, हालांकि बाद में बाहर आ जाते हैं। हिंदू महासभा भी बनवाने में इनका हाथ था। 1933 में हिंदू महासभा की स्थापना में फाउंडिंग मेंबर थे ये, और काफी जाने माने नेता है, आजकल वैसे भी काफी फेमस है, वी.डी. सावरकर। तो यहां से कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन अब आपसे बन जाए तो आप बता दोगे। हमारा सवाल था अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कहां पे हुई थी, तो इनका लेना देना महाराष्ट्र से था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, नासिक के अंदर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया और हमने आसपास की सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट जाएंगे अपने एग्जाम में। और पूरा का पूरा थ्योरी फॉर्म में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करवा चुका हूं। 7 से 8 लेक्चर है, एक दिन लगेगा, आप वो सारे लेक्चर खत्म कर लोगे। पॉलिटी के भी 2 लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी करवाए हैं, उसी प्लेलिस्ट में है। ये 79 डेज का कोर्स है टोटल, जिसमें हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498? इसी तरह का सवाल सीजीएल की दूसरी शिफ्ट में भी बना था, जो मैंने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था। पर अब जो बच्चे नए हैं उनको भी मैं बता देता हूं। निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन हम मानेंगे इसको, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता होगा। पर अब हम इस क्वेश्चन को अपने लिए यूजफुल कैसे बनाएंगे, देखिए। आखिरी में भी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, एक और आएगा और उससे आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। वास्को डी गामा की यहां पे बात हो रही है, तो वास्को डी गामा के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन पेपर में आ सकते हैं देख लेते हैं। ये इंडिया आए 20 मई को, 20 मई 1498 में। कहां आए? कैलीकट में आए, कैलीकट में, यानी केरला के अंदर। उस वक्त के राजा यहां पे कौन थे? किंग जैमोरिन, किंग जैमोरिन, ठीक है। इंडिया को ढूंढ रहे थे, केप ऑफ गुड होप से आते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, वो सारी चीजें आप देख लेना। अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अच्छा, तो ये पहले पोर्चुगीज थे, तो पूछ लेगा इंडिया में सबसे पहले कौन से यूरोपियंस आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पोर्चुगीज आए, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में इंग्लिश आए, उसके बाद में डेनिश आए, टोटल 5 थे, और सबसे एंड में फ्रेंच आए। और इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बन जाता है? अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आगे जाके भारत पे राज करते हैं। ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है पोर्चुगीज से? वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पर फिर से जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं। एक, पोर्तुगालियों से आप फैन याद रखेंगे। फैन बोले तो क्या? एफ से हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब ये थे उस टाइम के गवर्नर, ठीक है, 1502 की बात हो रही है ये।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ए से थे अल्फोंसो डी अल्बकर्क, अल्फोंसो डी अल्बकर्क। स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, पर इस ट्रिक से आपको एटलीस्ट इनके इनिशियल लेटर याद रहेंगे। तो ये बात हो रही है 1510 की। अभी बताता हूं क्या क्या याद रखना है इसमें से। और एन है नीनो दा कूना, नीनो दा कूना। अब तीनों के बारे में एक एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, पेपर में अगर क्वेश्चन बन गया तो पूछेगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी बोले तो ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम अपना दबदबा जमाएंगे क्योंकि यहीं से सारा ट्रेड जो है बाहर हो सकता है। तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कहना। अल्फोंसो डी अल्बकर्क ने क्या किया, गोवा पे इनकी बहुत पुरानी नजर थी, बहुत शुरू से इनका मन था गोवा कैप्चर होना चाहिए। बीजापुर के सुल्तानों के अंदर आता था, विजयनगर एम्पायर से इन्होंने हाथ मिलाया, विजयनगर के सुल्तानों से लड़ाई करके इन्होंने गोवा छीन लिया। और कब छीना, 1510 में। और इसके पीछे हाथ था अल्फोंसो डी अल्बकर्क का। ठीक है, यूं तो बहुत सारे गवर्नर आए थे, पर मैं आपको डायरेक्ट पकी पकाई खिचड़ी दे रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी चले, एक रिवीजन क्लास है ये। नीनो दा कूना, नीनो दा कूना ने क्या करा, 1530 में जो कैपिटल पहले कोचिन में थी, अब उस कैपिटल को गोवा में शिफ्ट कर लिया था। तो बस ये 3 डिसीजंस आते हैं आपसे जो पोर्चुगीज से वो पूछ सकता है। अब आपसे इससे बाहर जाना पुर्तगालियों में से बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर में। ठीक है, इस क्लास में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हम टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे होता है कि आप आए हो, आपका एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से सिर्फ 1 मिनट और निकाल लेना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है। फ्री लेक्चर सीरीज है आपके लिए, मैं जनरल अवेयरनेस कराता हूं, आपको पूरा जनरल अवेयरनेस अच्छे से करवा दूंगा। लेक्चर को शेयर जरूर करना है आपने, बस एक बार बोलूंगा। अच्छा जी, फटाफट से देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी। ये भी कुछ हमने आखिरी क्लास में कुछ ना कुछ इसका देखा था, पर अब इसके बारे में समझ लेते हैं। Which act allows the government to confiscate the assets of newspaper in case of publishing anything objectionable? बड़ा घुमा हुआ सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का क्वेश्चन। कौन सा अधिनियम सरकार को आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने का अनुमति देता है? तो भाई एक बड़े खतरनाक से उस टाइम पे वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन आपसे वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बारे में पूछ सकता है। 1876 से 1880 के बीच का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे आती है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। और इस एक्ट का ही ये मतलब था कि जो यहां पे आपके वर्नैकुलर अखबार है, यानी कि जो आपकी अपनी भाषा में जो अखबार हैं, उसके अंदर अगर कहीं भी उनको ऐसा लगा कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गलत बोल रहे हो, तो सेडिशन के चार्जेस पे, राजद्रोह के चार्जेस पे आपकी प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे ही देखा जाए तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार होता है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है पहला दिल्ली दरबार किसके अंडर हुआ। आगे जाके मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन ने क्या करा, ये अच्छे वाइसरॉय माने जाते हैं, लिबरल सोच के थे। तो ये क्या करा, इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मीडिया के ऊपर जो आपके अखबार हैं, आप चाहो तो आप सबकी तरह आपको आजादी मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ऐसा करा रहेगा। और लॉर्ड रिपन ही लेके आए थे इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट एक्ट क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वहां के जो इंडियन जजेस हैं, वो बाहर के क्रिमिनल्स यानी यूरोपियंस को भी, उनके ऊपर भी मुकदमा देख सकते हैं। और इस वजह से यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे नाराज हो जाते हैं और उनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं।
और मेरा मन यही करता है कि आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो उसकी तह तक हमने जाना है, हमने देखना है कि क्या इससे, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को रट लो, नहीं, हमने उस एग्जामिनर के दिमाग को समझना है कि इसने क्वेश्चन दिया है तो आखिर क्यों दिया, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगली बार एग्जामिनर उसी से आसपास से अगर कोई भी क्वेश्चन उठा ले तो हम उसे सॉल्व कर पाए, इसी को कहते हैं अच्छा एनालिसिस। ठीक है, इस तरह की क्लास अगर आप पढ़ेंगे बिना अपना टाइम वेस्ट करें तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। जनरल अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट हो गया एसएससी के लिए तो खास करके। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये मत सोचना सिर्फ एसएससी सीजीएल के हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हो यार, अगर आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस आता है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के बेहतरीन टॉपिक्स लाने वाला हूं, पॉलिटी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी के बढ़िया टॉपिक्स लाऊंगा, तो टेंशन मत लो। रोज क्लास आ रही है, 10 से 12 लेक्चर्स अभी गए हैं, एक दिन में प्लेलिस्ट खत्म कर सकते हो, जाके देख लो। Which of the following acts of the British Parliament stated that a member of the British Cabinet was appointed as a Secretary of State for India? ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? अब जिनको नहीं पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। एक आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे राज होता है खत्म, और अब हम आके डायरेक्टली राज करेंगे, हम किसी के बिहाफ पे राज नहीं करेंगे। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके नुमाइंदे थे पर वो डायरेक्टली खुद आ गए, यानी ब्रिटिश क्राउन की स्थापना हो जाती है और यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है, ब्रिटिश राज यहीं से शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके यहां पे एक पोजीशन बनाई जाती है। पहले जो गवर्नर जनरल थे, पहली बात तो जो स्टेट्स थी, जो उनकी प्रेसिडेंसीज थी, उनको बोला जाता है कि अब उन्हें प्रोविंसेस में बांटा जाएगा, जैसे आज की आप स्टेट्स देखते हैं, और उन प्रोविंसेस के जो हेड होंगे या तो वो गवर्नर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और उन सब के ऊपर बैठता था गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को बोला जाने लगा वाइसरॉय। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनता है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कब कहा जाने लगा? 1858 की एक्ट के बाद। ऐसे वाइसरॉय कौन थे पहले? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति में भी यही गवर्नर जनरल थे। इनके ऊपर एक को बिठाया गया, एक पोजीशन बनाई गई जिसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनले। यह भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। और स्टैनले जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्हें 15 मेंबर की एक टीम दी गई और ये कैबिनेट लेवल के मंत्री थे। लिखा है ना, ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर ये एक पोजीशन बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंडिया में जो कुछ चल रहा है उसकी जिम्मेदारी इसकी होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो ये सारे चेंजेस आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, पूरा का पूरा एक लेक्चर बना हुआ है जिसमें मैंने सारी एक्ट्स एक्सप्लेन करी है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट तक। पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड इन पूछ रहा है, सीधा सीधा सवाल है, ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। इजी क्यों? क्योंकि बहुत बार यार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड मोड पे पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल 2022 में फिर पूछा गया। तो हम पार्टीशन ऑफ बंगाल से, आप सही समझ रहे हो, हम फिर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो आपके पेपर में बिल्कुल काम आ सकती है। बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो अब देख लेते हैं। इसके पीछे था भाई लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, उन्हें दिख रहा था कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इनको डिवाइड एंड रूल करने के लिए, इनको बीच से तोड़ने के लिए, और बंगाल में ये चीज इनको ज्यादा दिखी, तो इन्होंने कहा बंगाल का विभाजन कर दो, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दो, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, कब हुआ? 1905 में हुआ। एग्जैक्टली अगर डेट पूछ ले तो 16 अक्टूबर को ये फोर्स में आया लो।
ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने कहा कि हमें एडमिनिस्टर करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, पर यह तो सिर्फ एक बहाना था, इनको हिंदू और मुसलमान की एकता को खत्म करना था। तो यह था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इसके लिए कांग्रेस में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कांग्रेस का 1905 वाला सेशन आप याद रखेंगे, जो कि बनारस में हुआ, और इसके जो हेड थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी के पॉलिटिकल हेड कौन थे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को राय दी थी कि अगर आप इंडिया को सच में कुछ करना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो पहले आप इंडिया को जानिए और आप पूरा इंडिया ट्रैवल कीजिए। तो महात्मा गांधी ने उस वक्त पूरा इंडिया ट्रैवल किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पे। खैर, आपसे पूछेगा प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को जो है बनाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट को पास किया गया था। अब स्वदेशी और बाइकॉट आंदोलन देश में शुरू हो गया था, जिसको लीड कर रहे थे उस वक्त के एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाल, बाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, साथ में अरविंदो घोष। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। और 1906 में वापस से बाइकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया और बोला गया कांग्रेस का लॉन्ग टर्म विजन है स्वराज की प्राप्ति, स्वराज चाहिए यानी सेल्फ रूल। और उस वक्त 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ था। कौन थे प्रेसिडेंट? दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हमने कर ली एक्सट्रैक्ट। तो निचोड़ लेना है हमने उस क्वेश्चन को, जो भी हमें दिख गया। प्रीवियस ईयर को इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। ये नहीं कि आपने धड़ाधड़ खूब सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए एक क्लास में। कई बार आप देखते हो कई वीडियोस में कि 100 200 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसे क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना नहीं कहते, उसे कहते हैं रट्टाफिकेशन। वो मेरा काम नहीं है आपको करवाना। मेरा काम है कम टाइम में, क्वेश्चंस बेशक कम हो, पर एक क्वेश्चन से हम उसकी पूरी हिस्ट्री को जान ले, इस तरीके से कि अब बेटा पूछ क्या पूछेगा पेपर में, समझे? तो यही हमने माइंडसेट अपना बना के चलना है आगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द डैश सरोजनी नायडू परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। कह रहा है डैश में सरोजनी नायडू, जो भारत कोकिला जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। अब ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, वो भी गांधी जी के अंडर? तो गांधी जी का सबसे फेमस जो सत्याग्रह थे, मूवमेंट थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया यानी दांडी मार्च, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, तो सारे इधर लिखे हैं। तो उसमें से कौन सा होगा? सबसे पहले इनकी डेट्स पता होनी चाहिए। ये 1930 में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण हुआ 1917 में, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ जो कि दांडी मार्च था। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपके लिए गलत लिख दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, 1942 में। सॉल्ट सत्याग्रह यानी दांडी मार्च ये हुआ था 1930 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। गांधी जी के बारे में एक बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आपसे कई बार ना पेपर में पूछ लेता है। गांधी जी जैसे ही इंडिया आए, उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह करे? सीधा नॉन कोऑपरेशन थोड़ी हुआ था। तो इंडिया आने के बाद में क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, पेपर में पूछ लेता है। क्या उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहले करी, या खेड़ा सत्याग्रह पहले हुआ, या फिर नॉन कोऑपरेशन पहले हुआ? हालांकि ये मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं, पर जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो उनका क्या, उनका ये कि जाके लेक्चर देखो, पर मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता देता हूं। गांधी जी इंडिया आए 1915 में, 1915 में फिर आके वो अपना इंडिया घूमे मस्त। उसके बाद में फिर 1917 में उनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। तो गांधी जी ने इंडिया में आके केक खाया, केक खाया। सी से हो गया चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, ठीक है। ए से हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद। अब आप कहोगे यार ये सब भी बता दो हमको कि इन स्ट्राइक्स में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ, चंपारण में क्या हुआ। तो बेटा इतना टाइम नहीं है अभी, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। वो डिटेल्ड लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखोगे। चंपारण हुआ 1917 में, फिर अहमदाबाद हुआ 1918 में, फिर लेट 1918 में हुआ खेड़ा मिल स्ट्राइक।
हंगर स्ट्राइक को पहली बार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में यूज किया था। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक थी, इससे आपको याद हो जाएगा। आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अब निचोड़े कि आपके पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। तो इसका आंसर होगा पहली बात तो सॉल्ट सत्याग्रह। उसके अंदर महिलाओं ने जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब ये बात हो रही है 1930 की। 1930 में ये माहौल चल रहा था देश में कि 1928 में डोमिनियन स्टेटस की मांग इन्होंने रखी, अल्टीमेटम दे दिया 1 साल में मानो ब्रिटिशर्स को। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ब्रिटिशर्स को कि आप डोमिनियन स्टेटस हमें 1 साल में दे दो, अगर नहीं दोगे तो फिर हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे आपसे और हम उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर देंगे। 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। ब्रिटिशर्स उसके ऊपर भी कोई प्रक्रिया कुछ होता नहीं है। आगे जाके 1930 में अब टाइम था, गांधी जी लॉर्ड इरविन उस टाइम पे यहाँ के गवर्नर जनरल थे यानी वाइसरॉय थे, उनसे कुछ डिमांड्स रखते हैं। कहते हैं एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप फ्री करो, दूसरा लैंड रेवेन्यू को कम करो, इस तरीके से 11 डिमांड होती है। साथ ही वो कहते हैं सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है, और सॉल्ट यानी नमक जैसी चीज के ऊपर आप इतना इतना टैक्स ले रहे हो तो गलत बात है। तो हम इस नमक कानून को तोड़ेंगे, जो आपका एकाधिकार है यानी आपकी मोनोपोली है नमक बनाने में, उसे मैं तोड़ने वाला हूं। ब्रिटिशर्स कहते हैं हाँ तोड़ लो, कौन कितने लोग जुड़ जाएंगे, नमक बनाना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, जाके कर लो। तो अंग्रेजों ने हल्के में लिया। 1930 में वो इस आंदोलन को शुरू कर देते हैं। अब आपको डेट्स क्या याद रखनी है भाई, 12 मार्च से ये दांडी मार्च शुरू होता है जिसे आप कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च। 12 मार्च से पैदल चलना शुरू करते हैं। सिर्फ 78 फॉलोअर्स होते हैं शुरू में इनके साथ, और एक जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर अमेरिकन जर्नलिस्ट होता है जो इनकी पूरी मार्च को कवर कर रहा था। धीरे 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 इतने सारे लोग इनसे जुड़ जाते हैं जब ये 240 मील का रास्ता तय करके पहुंचते हैं दांडी तक। दांडी एक कोस्टल एरिया है, वहां पे जाके इन्होंने नमक बनाना था, जिससे अंग्रेजों को दिखा रहे थे कि ये हमारा नमक है, हमारी जमीन है, हम इसे अब बनाएंगे और आप हमसे टैक्स नहीं ले सकते। तो दांडी में जाके उन्होंने 6 अप्रैल को 24 दिन का ये सफर करके 6 अप्रैल को दांडी की कोस्ट पे जाके इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। बस वहां से ये रिवॉल्ट इतना वाइड स्प्रेड हो गया, 5 मई तक आते आते ब्रिटिशर्स इतना परेशान हो गए, गांधी जी को उन्हें जेल में डालना पड़ा। और उधर चल रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन, उसमें भी कांग्रेस को शामिल करना था। तब जाके आगे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। तो जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया तो ये कमान संभाली सरोजनी नायडू ने। तो सरोजनी नायडू का लेना देना है सॉल्ट सत्याग्रह से। मेन बात है ये जो आपको समझानी थी मैंने। फिर आगे जाके गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, फिर वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे। अब ये कहानियां मैंने आपको बता दी ना, तो आपको सिर्फ ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही याद नहीं हो गया, इसके इर्द गिर्द की चीजें भी आपको समझ में आ गई, और आपको ये भी याद हो गया कि यार अब ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जिंदा रहेगा। ठीक है, आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसको बेल आइकन दबा दो, तभी आपको रोज ऐसे बेहतरीन सेशन मिलेंगे। इसी तरीके से आपको साइंस के भी लेक्चर्स मिल रहे हैं ताकि आपकी साइंस भी साथ साथ कवर होती रहे। रीजनिंग आपको रोहित सर पढ़ाते हैं, कपिल सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमारा है ये अभिनंदन बैच, अभी उसका पोस्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस क्लास को आप कंप्लीट करेंगे। सब्सिडरी अलायंस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे आपको याद करनी है। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन डैश। अवध पर डैश में सहायक गठबंधन संधि लागू की गई थी। अब आपको पहले यह समझना होगा कि भाई ये सब्सिडरी अलायंस है क्या। पहले ये जानो कि सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ही लाया होगा, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ले। इसका टाइम पीरियड था 1798 से 1805 के बीच का। ठीक है, इस टाइम पे ये लेके आया सब्सिडरी अलायंस। इतना तो चलो समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सब्सिडरी अलायंस है क्या।
ये सिर्फ एक तरीका था, जो बचे कुछ राज्य थे, जैसे कहीं पे तो ये वॉर्स कर रहे हैं, कहीं पे संधियां साइन कर रहे हैं, जैसे कभी एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, एंग्लो मराठा वॉर चल रही है, आगे जाके एंग्लो सिख वॉर हुए, एंग्लो अफगान वॉर हो रहे हैं। निजाम को इन्होंने सब्सिडरी अलायंस के अंदर ही अंदर लिया था। तो अलग अलग पॉलिसी अलग अलग एरिया के लिए, ताकि जितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं ये कर पाए। तो सब्सिडरी अलायंस में मान लीजिए कि एक राजा है एक जगह का, ए नाम है उस राजा का, ये ए उसका पूरा एरिया है उस राजा का, और राजा को आके ये लोग कहते हैं कि एक काम करो, अपनी आर्मी को आप डिसबैंड कर दो, जितनी भी आपकी आर्मियों से छोड़ दो, बदले में सुन लो, बदले में हम क्या करेंगे, ब्रिटिश आर्मी आप वहां पे रख लो। ये एक तरह से फोर्सफुली था, क्योंकि राजाओं ने अपने घुटने टेक ही दिए थे, अब ब्रिटिश आर्मी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ब्रिटिश आर्मी आप अपने पास रख लो, राजा आप बने रहोगे, पर इस ब्रिटिश आर्मी का जितना भी खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, वो सिर्फ आप और आप ही उठाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी आप उठाएंगे। दूसरा, आर्मी क्या करेगी, आपको दूसरे राजाओं से प्रोटेक्ट करेगी। आपकी आपस में भी तो लड़ाई चलती रहती है ना, निजाम की मराठा से चल रही है, ठीक है, मैसूर की फिर ऊपर मराठाओं से चल रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक्सपेंडिचर उन्होंने कहा ब्रिटिश आर्मी का आप उठाएंगे, पर अगर आप इनका खर्चा देने में नाकामयाब रहते हैं तो आपका जितना एरिया है वो हम अपने अंडर कर लेंगे, और हम एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी छोड़ेंगे आपके इलाके में, ब्रिटिश रेजिडेंट, जो एक खबरी की तरह काम करेगा और वहीं पे रहेगा। ना आप किसी फॉरेन एम्पायर से किसी तरह की संधि साइन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते। तो ये था सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस के अंडर सबसे पहला जो स्टेट इन्होंने अपने अंडर लिया, तो वो आपसे पूछ लेगा, तो वो हैदराबाद को लिया। हैदराबाद के निजाम ने संधि को पहली बार साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस को। कब किया था? 1801 में किया था, और उसी साल अवध ने भी किया 1801 में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1801। लॉर्ड वेलेस्ले से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक आपको और याद रखना है, इनके टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। क्या हुआ था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो फुल एंड फाइनल था। फोर्थ एंग्लो, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं फिर भी आपको बहुत क्लियरली चीजें बता रहा हूं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और मैसूर का एम्पायर भी इनके अंडर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानी थी। एंग्लो मैसूर वॉर भी हो गया और सब्सिडरी अलायंस भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। Who among the following was the founder of विश्व भारती यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन से भी काफी सारी चीजें हम निकाल लेंगे कि पेपर में कुछ भी आ जाए तो हम बता पाए। अभी बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आ रहा है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनके बारे में बताने के लिए तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि कम से कम 3 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे, पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ 1861 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से थे। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे दिबेंद्रनाथ टैगोर, दिबेंद्र नाथ टैगोर, और इनकी माता का नाम था शारदा देवी। पूरी फैमिली इनकी इतनी इंटेलिजेंट और इतनी होनहार थी कि इनके सारे भाई भी बहुत अलग अलग फील्ड में थे। जैसे कि एक इनके ब्रदर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब इन्होंने क्या किया था, देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे हमारे होते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर, अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम 1853 के बाद शुरू हो गया था, जो बहुत टफ होता था इंडियंस के लिए। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जो पहले सिविल सर्वेंट बने 1864 के अंदर बॉम्बे कैडर से, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाता है, पहले सिविल सर्वेंट इंडियन कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आते हैं दोबारा से रविंद्रनाथ टैगोर पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह ली थी, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और वहीं पे फाउंड हुई थी कौन सी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कब करी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? 1921 में करी थी। ठीक है, उसकी स्थापना करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और क्या क्वेश्चन बन सकता है रविंद्रनाथ टैगोर से? एक क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत बार बनता है, एक नोवेल का नाम पूछता है गोरा।
गोर आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और क्या पूछ सकता है? गीतांजलि, ये तो आपने भूलना ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि गीतांजलि वो सेट ऑफ पोएम्स था, वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और ये पहले ऐसे एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। इंडिया के तो पहले ही थे, इनको नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर में। अब आपसे पूछ ले कब मिला, तो 1913 में मिला। कब मिला? 1913 में मिला। बंगाल के अंदर जब मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी और बॉयकॉट का, तो उस टाइम पे इन्होंने सबको प्रेरित किया कि ये भी बंगाल से बिलोंग करते थे, कि सब लोगों को एकता दिखानी है ब्रिटिशर्स के लिए, राखी डे बनाएंगे। और उस वक्त इन्होंने गाया अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, जो आगे जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना। तो आपसे पूछ ले बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और क्या पूछ सकता है? इंडिया का जनगण मन, जनगण मन इन्होंने ही लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हिंद, जनगण मन इन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब पहली बार इन्होंने गाया? 1911 का कांग्रेस सेशन था, दिल्ली दरबार भी लगा था उस टाइम पे। और क्या याद रखना है? ब्रिटिश के जो किंग थे, किंग जॉर्ज 5, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसलिए मेरे को बार बार रब करनी पड़ रही है, आप चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, पर अगर नहीं आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा, इसका नहीं प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। किंग जॉर्ज 5, इन्होंने इनको टाइटल दिया था, किस चीज का टाइटल दिया था? नाइटहुड का, नाइटहुड का इनको टाइटल दिया था, एक तरह से इनको मेडल कह लीजिए, एक तरीके से नवाजा था। उसी टाइम पे गांधी जी को भी केसरे हिंद का टाइटल दिया था। और इन दोनों ने उन टाइटल्स को कब छोड़ा? जब जलियांवाला बाग हुआ 1919 13 अप्रैल को। इन्होंने एक साथ, इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया, उन्होंने अपना केसरे हिंद का टाइटल छोड़ दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से इनफ रहेगी आपके पेपर के लिए। अगर कोई और क्वेश्चन भी बन गया तो आप वेल टू डू हो, बढ़िया अच्छे से रेडी हो। तो ये थे आज के क्वेश्चंस क्लास के। देखिए कितनी कितनी इंफॉर्मेशन आपको करवा दी है ऑलरेडी। ठीक है, आपसे मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ये है, बस 1 मिनट और सुन लेना अगर यहां तक आए हो तो। अभिनंदन बैच है और हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2023, पर सिर्फ ये टारगेट नहीं है, सारे पेपर जिसमें आपके ये सब्जेक्ट्स कॉमन हैं तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए। 79 डेज का हमने टाइम पीरियड लिया है कि इतने टाइम में आपको आपका कोर्स करवा दिया जाएगा। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराता हूं। मिलिए, ये आपके साइंस के टीचर हैं, इनसे अभिषेक सर। 6 बजे मेरा लेक्चर आता है, रोज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद इनका लेक्चर आता है, उसके बाद इनका लेक्चर आता है कपिल श्रीधर सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और उसके बाद रीजनिंग का लेक्चर आता है, जिसमें ये सब मिलके आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका कोर्स खत्म करवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे और अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे जाके मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस और पॉलिटी अच्छे से पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके चलेगा, भी बहुत कुछ है करवाने के लिए और बहुत कुछ हो भी चुका है। तो जाके एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।